हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का PYQs का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि ये आज थर्ड क्लास है। इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड क्लास हो चुकी है, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की क्लास में भी हम सेम टॉपिक को अभी कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, जो कि आपके यूपीएसआई और एएसआई में 2018 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? ऑप्शंस देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर नंदलाल बोस। तो आपको ध्यान होगा कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो हमारा मूल रूप था संविधान का, उसको डेकोरेट करने का किसने काम किया था? तो जो डेकोरेट करने का काम किया था वो शांति निकेतन के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया था ना। और मेन उसमें कौन लीड कर रहा था उसमें? तो वो नंदलाल बोस थे। और ये किसके आग्रह पे इन्होंने किया है? तो वो जवाहरलाल नेहरू के कहने पे इन्होंने ये काम किया है। तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए पहले। उनके पास क्या बोल रहा है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ए और बी दोनों, केवल ए या फिर BC दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, ये दोनों की बात करता है, ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, CBI के बारे में बात करता है, और जो अगर जैसे सरकारी नौकर उनके तबादले के बारे में भी बात करता है, या फिर निलंबन डिले करना है उसके बारे में भी बात करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन देखिए। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या फिर अंग्रेजी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। पूछ क्या रहा है? राष्ट्रीय भाषा पूछ रहा है ना, राष्ट्रीय भाषा पूछ रहा है। तो यहां भी ये ध्यान रखिएगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी भारत में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कोई भी इंडिया में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, तो हिंदी और अंग्रेजी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जो हिंदी है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा इंग्लिश है वो हमारा क्या है? वो हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि सहयोगी, यहां पे हो जाएगा सहयोगी आधिकारिक भाषा। ठीक है, ये है। अच्छा, इन दोनों के बारे में कौन से आर्टिकल में हमें बताया जाता है? तो आपका आर्टिकल जो हो जाएगा, आर्टिकल 343 में इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे। भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1915। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी इसके बारे में देखा था। क्या देखा था इसमें? कि हमने ये जो 1919 वाला कौन सा कहलाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
कहलाता है ना, जिसमें कि चेम्सफोर्ड क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और ये क्या थे, ये सेक्रेटरी थे, सचिव थे, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1919 के बारे में भी हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो इस समय क्या होता है, जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि जो द्वैध शासन इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे, तो प्रोविंसेस में यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हम 1919 के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे इसका उल्टा क्या होता है कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस्ड होता है वो आपका कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होगा, वो आपका होता है डायरकी जो होता है वो आपका एक सेकेंड, हाँ, डायरकी जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हो जाता है 1935 के एक्ट में। और वहीं पे और जो बाईकैमरलिज्म होता है, मतलब कि द्विसदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब कि बाईकैमरलिज्म 1919 के एक्ट में कहाँ पे होता है। अगर हम 1919 के एक्ट के बारे में बात करें तो बाईकैमरलिज्म हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वो हमारा सेंट्रल लेवल पे देखने के लिए मिलता है। और 1935 में बाईकैमरलिज्म हम कहाँ देखते हैं, तो वो हमारा सॉरी यहाँ पे ये हम प्रोविंस पे देखते हैं, और डायरकी हम कहाँ पे देखते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे देखते हैं। इसका एकदम उल्टा आप कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी मैंने आपको सेकेंड और फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। अब यहाँ पे डेट दिया हुआ है, किस डेट को जो हमारा भारत है वो राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। ऑप्शन देखिए, 28 अप्रैल 1949, फिर 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 16 अगस्त 1947। तो इसमें जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को बन गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डैश ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ये पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रैनविल ऑस्टिन था ये कौन था, तो ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन था, ठीक है, अमेरिकी इतिहासकार, ठीक है। इसने कहा था, कौन से वर्ड था वो जिसके बारे में इसने बताया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देखिए, सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद या फिर असमितिक संघवाद। इसमें से किसके बारे में उसने बात किया है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सहकारी संघवाद, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये इसके बारे में बताते हैं। ये बताता क्या है, ये है क्या चीज, तो ये यहाँ पे बताता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट के बारे में बताता है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट है तो वो कैसा होगा नेचर में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो आपका वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और स्टेट के बीच में है, स्टेट और स्टेट के बीच में है, तो वो आपका नेचर में कैसा हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहाँ पे ये इंटरडिपेंडेंस बताता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस जैसे कि होता है ना कि अगर कोई स्टेट कोई ऐसा सिचुएशन है वो नहीं संभाल रहा है तो सेंटर उसकी कैसे मदद करेगा, कैसे क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में उसने बात की, तो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है। ऑप्शन देखिए, मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रपति भवन। कहां पे रखी गई है ये बताना है इसमें।
और ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए कहाँ पे ये रखी गई है, ये यहाँ पे संसद की लाइब्रेरी, ठीक है, संसद की जो लाइब्रेरी है वहां पे इसको रखा गया है, ठीक है। अच्छा किस में रखा गया है ये भी जान लीजिए, एक हीलियम फिल्ड केस, ठीक है, उसमें इसका जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हीलियम फिल्ड जो केस है, मतलब कि हीलियम जो गैस से भरा हुआ एक कांच का कुछ सुरक्षित सा बॉक्स होगा, उसके अंदर इसको रखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम, एक सेकेंड, भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फिर संविधान सभा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि द्विसदनात्मक विधायिका किस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, कहां पे किया गया था, मैंने ये भी बताया था आपको। तो वो आपको 1919 का जो एक्ट है, 1919 का, सॉरी ये स्वतंत्रता है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो एक्ट है उसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? सेंटर में किया गया था, केंद्र में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। क्या था इसका? पहला जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे हमारे यहाँ भी है ना लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से। अच्छा लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता था वो लोअर हाउस था, निम्न सदन था, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट वो अपर हाउस था, उच्च सदन था। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को? तो इसको हम राज्य परिषद कहते हैं। एक सेकेंड, राज्य परिषद, और इसको हम क्या कहते थे? इसको हम विधानसभा, ठीक है। तो ये दो तरह थे, और द्विसदनात्मक विधायिका किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। सेंटर कहाँ किया गया था? केंद्र में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था। कितने तारीख को हुआ था ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949 और 15 अगस्त जो है 1947। तो ये कब हुआ था? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में ही देखिए और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया हुआ, जैसे कि क्या क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से जो वहां पे स्तंभ में जो प्रतीक थे वो कौन कौन से, जैसे वृषभ था, चक्र है, अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहले संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किससे ये संबंधित है आपका? तो यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल 66 है वो आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा अगर कोई पूछे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दिया गया है, मतलब कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 54। अच्छा संसद का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 79। अगर यहाँ पे बात करें कि संसद के सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट के जो भी सदन है उनके ड्यूरेशन के बारे में किस
कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आपका 83 आर्टिकल में। अगर यही बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे 76 आर्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ये तो हमने पहले वाले जो क्लास थे उसमें भी हमने डिस्कस किया है। कौन सी है ये, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भाषाएं हैं, भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो भाषाओं के बारे में हमारा 8th शेड्यूल में दिया हुआ है। अभी कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज है, पहले कितने थे, 14 लैंग्वेज थे, जो और है वो बाद में जोड़े गए हैं। और इसके बारे में भी हमने देखा था कि किस ईयर में कौन से अमेंडमेंट के तहत वो जुड़े हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, चौथी अनुसूची में क्या यहाँ पे था, चौथी अनुसूची में बताइए। तो जो सीट था किसके लिए, राज्यसभा के लिए, उसके सीट के बारे में बताया गया कि कौन से राज्य कौन से यूनिट टेरिटरीज में कितने कैसे कैसे अलोकेट होंगे। 12वीं अनुसूची और 11वीं, ये तो बहुत ईजी है। 11वीं अनुसूची में हमने किसके बारे में बात किया था, पंचायती राज के बारे में ना, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। और 12वीं अनुसूची में म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में हमने बात किया था। इसके बारे में भी हमने बात किया था कि कौन से अमेंडमेंट और कौन से कैसे कैसे वो जुड़ा था। अच्छा ये बताइए कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट, मैंने बताया था पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें मेंशन है 29 सब्जेक्ट्स। और म्युनिसिपैलिटीज मतलब कि आपका नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट के बारे में, कितने विषय के बारे में बताया गया है, कितने विषय के बारे में बताया गया है, तो 18 सब्जेक्ट्स के बारे में, 18 सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी, जापान से सही हो जाएगा, ठीक है। कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जो मिलता है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो वो आपका जापान से मिलता है, ठीक है। अच्छा मैंने प्रीएम्बल का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल अगर है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल हमने यहां से लिया है। और अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल प्रस्तावना, प्रस्तावना का हम लोग भाषा कहां से लिए हैं, तो वो हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और चीज बताइए कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग इमरजेंसी, जब ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, सस्पेंशन, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। मतलब कि आपातकाल के समय जो आपके फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का निलंबन जो किया जाता है वो हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या इंपॉर्टेंट लिया है, तो जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो संशोधन का कैसे संशोधन करना है उसका प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। चलिए अच्छा एक और चीज बताइए, अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए कि यूएसए से और हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट भी जो हमने लिया है, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया। अगर कोई पूछे कि डीपीएसपी आपने कहां से लिया है, बताइए डीपीएसपी, तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर
सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ये देखिए, ये आपका यूपीपी कांस्टेबल के 2018 के ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि संघ शक्ति के समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछे राजेंद्र प्रसाद किसके थे, तो वो थे वार्ता समिति के, वार्ता समिति के ये अध्यक्ष थे। अगर कोई पूछे सरदार पटेल किसके अध्यक्ष थे, तो वो प्रांतीय समिति के थे, प्रांतीय समिति के थे। और जेबी कृपलानी किसके थे, तो वो आपके थे, वो झंडा समिति के थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। कौन थे, किसके हाथ से लिखा गया था, ये देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसने अपने हाथ से लिखा है संविधान को, जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है। कौन से फॉर्म में, तो ये इटैलिक फॉर्म में। ठीक है, जो इटैलिक होता है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ऐसे लिखता है पतला सा, उस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, किस लैंग्वेज में लिखा है ये भी जान लीजिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अब और जो ओरिजिनल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हिंदी में भी लिखा गया है। तो हिंदी वाला जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसको किसने लिखा है, तो हिंदी वाले ओरिजिनल फॉर्म को उसको लिखा है वसंत कृष्णा वैद्य, वसंत कृष्णा वैद्य जी ने इसको हिंदी वर्जन को लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहले वाले पेपर में भी देखा था, पहले वाले सेट में भी देखा था, और आज भी देखिए ये कांस्टेबल, ये एक 2019 में भी पूछा, 2014 में भी पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा कितने हैं ये हमने बताया था कि जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने वो थे, तो 395 आर्टिकल्स थे, मैंने आपको बताया था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे, भाग था, और 8 शेड्यूल था। ठीक है, 8 शेड्यूल था। अच्छा एक और चीज बताइए, अभी कितने शेड्यूल हैं, तो वो 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 4 बाद में जोड़े गए थे। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 22, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे ये तो बहुत सा इजी है, कॉमन सेंस की भी बात है। जो भारत है वो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रीएम्बल में हमें एक वर्ड मिलता है, एक सेकेंड, पंथ निरपेक्ष, ये वर्ड हमें मिलता है ना, सेक्युलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब हमारा जो भारत है वो ऐसा स्टेट है, वो ऐसा राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाता है कि जो मतलब जो देश है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक हिंदू को मानता है, या फिर मुस्लिम को मानता है, या फिर क्रिश्चियन को मानता है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। हमारा जो नेचर कैसा है, वो डाइवर्स है। हम बहुत सारे धर्म को, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म यहाँ पे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो देश है वो कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष ऐसा जो वर्ड है वो प्रीएम्बल में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस साल जोड़ा गया था, ये भी जान लीजिए। तो वो जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब कि वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सब धर्म का सम्मान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? अब देखिए, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? एक तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि जैसे पहले क्या चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, उस तरह से चलता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी ऐसा नहीं है, अभी सबको समान अवसर मिलता है ना, कि कोई भी बन सकता है। अभी जैसे कि कोई भी राजा का अगर, लेकिन वो कौन डिसाइड करता है? तो वो कौन डिसाइड करता है? तो वो जनता डिसाइड करती है। ठीक है, तभी तो रिपब्लिक हुआ ना, कि वो डिसाइड कर दी। ये वंशानुगत नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के द्वारा नहीं चलता है, सबको समान अवसर मिलता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्य एवं विचारों में समानता और समूह के सदस्यों की उत्पादकता। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्य एवं विचारों में समानता। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उद्देश्य एवं विचारों में समानता होनी चाहिए, तभी वो एक सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या फिर श्री के.एम. मुंशी थे। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उस टाइम उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के यहाँ पे उस टाइम जब ड्राफ्टिंग कमेटी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के लिए बनाया गया था, उसके वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, कि जो संविधान सभा के जो ये अध्यक्ष थे। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, ये जो थे, जब संविधान सभा बनाया गया था, कब बनाया गया था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये मैंने बताया था ना, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जब इस समय कौन बनाए गए थे? जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे अध्यक्ष। ठीक है, ये थे अस्थाई, ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सच्चिदानंद यहाँ पे सिन्हा अगर ऑप्शन में रहता तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा ही होते। ठीक है, अस्थाई थे, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे। लेकिन जब क्या होता है कि 11 दिसंबर को फिर से जब इलेक्शन होता है 1946 अध्यक्षता के लिए, तो उस टाइम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अध्यक्ष बनते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि जो उपाध्यक्ष कौन बनता है? तो वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी जो थे वो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आज के कुछ PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी क्वेरी हो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस क्लास की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल अनूप क्लासरूम ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।